कभी कभी एक छोटी सी खिड़की पूरी जिंदगी की तस्वीर बदल देती है। एक ऐसी खिड़की जो दीवार में बनी है पर खुलती है कल्पना की अनंत दुनिया में। नमस्कार साहित्य प्रेमियों, मैं हूँ वैष्णवी और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ विनोद कुमार शुक्ल का अद्भुत उपन्यास जिसका नाम है दीवार में एक खिड़की रहती थी। रघुवर प्रसाद पैदल निकल पड़े थे। पानी कम हुआ था फिर भी तेज था। शहर की ओर से गांव की सवारी से लदा टेम्पो आकर चला गया। यही टेम्पो लौटेगा तब शायद जगह मिल जाए। टेम्पो नवगांव तक जाता था। जोरा गांव से लगा महाविद्यालय था। इस गांव में दाऊ की लंबी चौड़ी देहरी थी जो महाविद्यालय को दान दे गई थी। महाविद्यालय की दालान की दीवालों से बड़े बड़े आले बने थे। कमरे की भी दीवालों में आले थे। दालान में छानी को सहारा देने लाइन से पत्थर पर पड़े लकड़ी के खम्भे थे। लकड़ी के खम्भे, बल्ली, दरवाजे और खिड़की के पल्ले अलसी के तेल से चिपड़े काले और चमकदार थे। जमाने से इनको अलसी का तेल लगाकर चमकाया जाता था। तेल के कारण इनमें धूल की परत जमती थी। यह परत इतनी कड़ी हो जाती थी कि लकड़ी का हिस्सा लगती थी। धूल की जमी परत प्राकृतिक बारीक नक्काशी लगती थी। दरवाजे में पीतल और लोहे के मोटे मोटे फुल्ली खिला करते थे। साथ में लगे पीतल के फूल लोहे के खीलों की तरह काले पड़ गए थे। सभी दरवाजे नवबेड़ियां थे, महारी और मजबूत। बरामदे में दीवार के नीचे गेरों की डिजाइन की पट्टी बनी थी। प्राचार्य के दरवाजे के आजू बाजू की दीवार में नीले रंग के मोर बने थे। उसमें कहीं कहीं लाल रंग के छींटे थे। कार्यालय के कमरे के दरवाजे के पास गणेश जी बने थे। गणित विभाग के कमरे के अंदर एक पक्षी बना था। आश्चर्य था कि हाथी कहीं नहीं बने थे। कक्षाओं के लिए अनेक कमरे खाली थे। एक खाली कमरे की दीवार में हाथ के 18 छप्पे बने थे। खिड़कियां छोटी थीं, सलाखों की जगह बांस ठोक दिए गए थे। महाविद्यालय का फर्श गोबर से लिपा पुता था। 3 कक्षाओं में बेंचें रखी थी, एक पर एक टेबल, एक कुर्सी। कुर्सी नहीं थी, कुर्सी की कमी थी। 11 कमरे थे। 3 कमरों में पढ़ाई होती थी। एक कमरे में प्राचार्य बैठते थे। महाविद्यालय के सामने एक मैदान था। वहां झंडा फहराने के लिए एक मोटी बल्ली गड़ी थी। उसमें एक ऊंचा बांस बंधा था। बांस में झंडा फहराकर बल्ली में बांध दिया जाता था। महाविद्यालय से लगी हुई एक झोपड़ी में प्राथमिक शाला थी। माध्यमिक स्कूल गांव में नहीं था। इस गांव और पास के शहर के लिए ये एक अतिरिक्त महाविद्यालय था। शहर के अंदर भी एक महाविद्यालय था। वहां 125 लड़कों का जमघट था। प्राथमिक स्कूल के शिक्षक महाविद्यालय के शिक्षक का बहुत आदर करते थे। गांव वालों का कहना था कि महाविद्यालय के इतने कमरे खाली हैं, उसी में प्राथमिक स्कूल जाता तो ठीक था। प्राचार्य और कमेटी के लोगों को ऐतराज नहीं था, परंतु एक दिक्कत थी। स्कूल के बच्चों का हल्ला बहुत होता था। स्कूल के शिक्षकों का कहना था कि वे बिना हल्ला किए पढ़ाएंगे और पढ़ाते समय खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे। स्कूल के बच्चों को जब ये मालूम पड़ा कि महाविद्यालय के कमरे उनके हल्ले गुल्ले के कारण नहीं मिल पाएंगे, तो छोटे छोटे बच्चों ने हल्ला गुल्ला करना, चिल्लाना करीब करीब बंद कर दिया। आपस में झगड़ा करते थे तो चुपचाप। केवल शिक्षक के पढ़ाने का हल्ला होता। बच्चे आपस में फुसफुसा कर बात करते थे। छोटे छोटे बच्चों के होंठ में चुप रहने के इशारे के रूप में एक उंगली आदत की तरह पड़ती थी। शिक्षक नहीं होते तो लगता था कि कक्षा में कोई है ही नहीं। ऐसी शांति होती थी, परंतु जाकर देखने से मालूम होता था कि 40 लड़के लड़कियों में आधे से अधिक होंठ में उंगली रखे चुप हैं और बाकी बिना उंगली रखे। बच्चे मुंह में उंगली रखे आते जाते दिखते थे। महाविद्यालय के सामने एक हैंडपंप था। बीच में पानी पीने की छुट्टियों में बच्चे और लड़के जरूर पानी पीते थे। गिलास में पानी पीने के लिए स्कूल और महाविद्यालय दोनों जगह घड़े और चंबू रखे थे। घड़े से निकालकर गिलास से पानी पीना प्राचार्य और शिक्षकों से लेकर प्राथमिक स्कूल तक के बच्चों को अच्छा नहीं लगता था। महाविद्यालय के प्राचार्य पानी पीने हैंडपंप तक चले जाते थे। कभी उनके साथ शिक्षक होता, क्लर्क होता या चपरासी होता जो हैंडपंप चलाता था। शाला के पीछे तालाब था। तालाब के किनारे पेशाब करने की आड़ बना दी गई थी। 8 लड़के एक साथ पेशाब करते थे। फिर भी इतनी आबादी नहीं बढ़ी कि पेशाब करने के लिए तालाब बनाया जाता। जब महाविद्यालय के प्राचार्य अकेले बाहर आते तो समझ जाते कि पानी नहीं पेशाब करने निकले हैं।
प्राचार्य जब उठकर खड़े होते तो कहते, बाहर चला जाए, तो वहां बैठे शिक्षक भी उठ जाते कि पानी पीने जा रहे हैं। जब पेशाब करना होता तो प्राचार्य बतला देते, पानी नहीं पीना है, तब वे अकेले जाते थे। तालाब को देखने से पता नहीं चलता था कि तालाब पहले बना था या दाऊ का बड़ा। एक कच्चे तालाब के प्राचीनता पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। तालाब के किनारे कोई मंदिर नहीं था। मंदिर की प्राचीनता से तालाब की प्राचीनता का अंदाजा होता, परंतु तालाब नया नहीं था। राहत कार्यों के बाद वह गहरा और बेडौल हो गया था। तालाब का पानी अनायास नहीं दिखता था। ऊंची मिट्टी की दीवार के अंदर का पानी। तालाब वही अच्छे लगते थे जिसकी ऊंचाई जमीन की सतह के बराबर होती थी। जमीन के समतल के बाद तालाब का समतल होता था। जमीन के समतल के बराबर पानी का समतल होता था। जितनी पुरानी मिट्टी और जल था, तालाब उतना ही प्राचीन लगता था। यह इतना प्राकृतिक और प्राचीन लगता था कि वहां जमीन होते होते पानी हो गया। किनारे किनारे घास पर कमल की पत्तियां, यानी जितनी पुरानी घास, वनस्पति और कमल प्राचीन, उतना ही पुराना तालाब। इस तालाब में कमल नहीं था, जबकि सड़क के ऊपर मिट्टी डालने के लिए सड़क के किनारे जो गड्ढे खोदे जाते थे वे पहली बरसात में डबरे हो जाते थे। 2-1 साल बाद उसमें कमल की एक छोटी गोल पत्ती दिख जाती थी, तो एक और बरसात के बाद एक छोटा सफेद कमल खिल जाता था। रघुवर प्रसाद का एक कमरे का घर था। 30 रुपए महीना कमरे का देते थे। बिजली का मीटर अलग लगा था। उनका कमरा बीच में था। आजू बाजू एक कमरे और थे, ये भी किराए से उठे थे। उन दोनों कमरों में एक परिवार था। रघुवर प्रसाद के माता पिता, एक छोटा भाई 50 किलोमीटर दूर धर्मपुरा में रहते थे। बस से कम 1.5 घंटे का रास्ता था। रघुवर प्रसाद पत्नी और गृहस्थी के हिसाब से चीजें इकट्ठी कर रहे थे। एक चारपाई थी, चारपाई चौड़ी थी। फिर भी उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनको एक चारपाई और रखनी चाहिए या फिर नहीं। पति पत्नी एक ही चारपाई पर रात भर सोते हैं। ये उनको जरूरी सत्य नहीं लगता था। रात भर का जरूरी सत्य न हो, पर कुछ देर का सत्य तो था। फिर भी इस सत्य को आड़ में रखने के लिए उनके पास दूसरा कमरा नहीं था। यदि 2 चारपाई होती तो यह सत्य दूसरी चारपाई के आड़ में था। रघुवर प्रसाद की बड़ी बहन इसी शहर में थी। जीजा एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस में क्लर्क थे। बड़ी बहन ने शक्कर, चाय पत्ती, जीरा, राई इत्यादि चौके की चीजों के लिए टीन और प्लास्टिक के पुराने डिब्बा डिब्बी दिए थे। आटा रखने के लिए टीन का सुंदर नया डिब्बा था। यह अस्पताल के पलस्तर का खाली डिब्बा था। पता नहीं बड़ी बहन को कहां से मिला था। गोल बाजार के खाली डिब्बों की दुकान से शायद खरीदा हो। जीजा के घर किसी का हाथ पैर नहीं टूटा था, या जीजा के किसी कंपाउंडर दोस्त ने दिया हो। तेल एक बोतल में था। चावल दाल के डिब्बे भी थे। चावल दाल और आटा वह झोले में रखना चाहते थे। चूहों के कारण इरादा बदल दिया। कमरे के सामने उनके हिस्से की पर्ची में बैटरी के खोखे में 3 गमले रखे थे। एक गमले में तुलसी लगी थी, 2 गमलों में शोभा के पौधे लगे थे। बैटरी के खोखे भी बड़ी बहन ने दिए। कमरे के दाहिने कोने को चौका बना दिया गया था। उसी तरफ दूसरे कोने में एक गुंडी और एक घड़ा रखा था। वहां दीवार से बाहर नाली के लिए एक मुहाना बना था। दीवार में 2 अलमारी बनी थी, पल्ले नहीं थे। लकड़ी के तख्तों से अलमारी के खाने बने थे। पता नहीं कौन सी लकड़ी थी, तख्ते टेढ़े हो गए थे। उसमें अखबार बिछाकर उन्होंने किताबें जमा दी थी। फर्श काले पत्थर का था, यह फरसी पत्थर कहलाता था। पास में एक बेलसोंडा नाम का गांव था। वहां इस पत्थर की खादान थी। बैलगाड़ी और ट्रक में लदकर खादान से इधर उधर पत्थर जाता था। टट्टी मकान से कुछ दूर हटकर पीछे बनी थी। 3 कमरे का परिवार के लिए 3 टट्टियां लाइन से बनी थीं। शादी के बाद रघुवर प्रसाद 8 रुपए महीने के हिसाब से एक टट्टी में ताला लगाने गए थे। टट्टी का ताला एकदम नया था। टट्टी में बिजली नहीं थी। रात को टॉर्च या ढिबरी लेकर जाना पड़ता था। टट्टी का दरवाजा जमीन से 6-7 इंच ऊंचा था। बाहर ढिबरी रख दो तो भी बंद दरवाजे के नीचे से उजाला जाता था। 30 रुपए का कमरा और 8 रुपए की टट्टी का अनुपात ठीक नहीं बैठता था। टट्टी का किराया और कम होना चाहिए। घर गृहस्थी की टट्टी के इंतजाम में वे ठगा गए, पर यह जरूरी था। पैदल कुछ दूर निकल जाने के बाद भी रघुवर प्रसाद को टेम्पो नहीं मिला। टेम्पो भरे आते थे। घुसने की जगह नहीं होगी, इसीलिए रोकने से कोई मतलब नहीं।
जब भी टेम्पो की आवाज आती तो वे रुक कर पीछे देखने लगते। रुक कर उन्होंने पीछे देखा, एक टेम्पो आ रहा था। टेम्पो के पीछे उन्हें हाथी भी आता देखा। पानी बूंद बूंद गिर रहा था। उन्होंने निर्णय लिया कि इस टेम्पो में जगह नहीं मिली तो वे हाथी पर बैठ जाएंगे। टेम्पो को उन्होंने रोका, टेम्पो नहीं रुका। उन्हें लगा टेम्पो में जगह थी। टेम्पो वाले ने उन पर ध्यान नहीं दिया। हाथी के आने में अभी समय लगेगा, तब तक 4 टेम्पो निकल सकते हैं, किसी न किसी में जगह मिल जाएगी। टेम्पो नहीं आ रहा था और हाथी आते जाते समीप आ गया। बाबू चलेंगे? युवा साधु ने पूछा। छत्ते के नीचे से ही उन्होंने हाँ कहा। ऊपर से साधु को छत्ते की आड़ में उनका सिर हिलाना नहीं दिखा, पर हाँ कहना सुनाई दिया होगा। वे छत्ता ताने खड़े रहे। साधु ने हाथी से चिल्लाकर फिर प्यार से बुदबुदाकर कुछ कहा तो हाथी धीरे से नीचे बैठ गया। साधु ने किसी जादू या मंत्र से हाथी को बिठाया हो। तब रघुवर प्रसाद भी मंत्रमुग्ध खुद अपने हाथी पर चढ़ने का रास्ता वही खड़े खड़े देख रहे थे। शायद उन्हें लगा हो कि वो खड़े खड़े अपने को हाथी पर बैठा हुआ पालेंगे। नीचे हाथ बढ़ाकर साधु ने रघुवर प्रसाद से ऊपर चढ़ने के लिए कहा। छत्ता उन्होंने बंद कर दिया था। रस्सी पकड़कर किसी तरह वे ऊपर चढ़ गए। हाथी का शरीर बहुत खुरदुरा था। संभलना कहकर उसने हाथी को कुछ कहा तो हाथी खड़ा हो गया। हाथी इतना ऊंचा होगा उसका अंदाजा नहीं था। बूंदाबांदी हो रही थी। बंद छत्ता था। जिस हाथ में छत्ता था उस हाथ से भी वे रस्सी किसी तरह पकड़े हुए थे। कुछ दूर या संभल कर बैठे होने के कारण वे झुके हुए थे। घबराइए नहीं, गिरेंगे नहीं। हाथी आपको गिरने नहीं देगा, समझदार है। हाथी की रीढ़ की हड्डी उन्हें गड़ रही थी। रीढ़ की हड्डी थी या रस्सी, यह निश्चित करने के लिए थोड़ा खिसकना पड़ा। शुरुआत में तो ज्यादा झुके रहे, कुछ देर बाद तनकर बैठ गए। हाथी पर बैठने का उनका संतुलन उन्हें मिल गया था। वे जूता पहने हुए हाथी पर चढ़े थे। जूते पहने हुए उन्हें हाथी पर चढ़ना था या नहीं, उन्हें ये नहीं मालूम था। साधु ने भी नहीं टोका था। घर किधर है? ऑटो वाली जगह पर पहुंचकर साधु ने पूछा। इधर, उन्होंने बताया। घर उन्हें दिखने लगा था। उन्हें लगा घर के सामने कुछ चहल पहल है। औरतें दिख रही थी, पास पड़ोस से आ रही थी। छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। ढोलक और मंजीरे के साथ गवनें सुनाई दे रही थी, शायद उनके ही घर में। उनका दिल धड़कने लगा। दिल जितनी जोर से धड़क रहा था, हाथी के ऊपर नीचे का कारण उतना नहीं था। कुछ देर पहले से पानी बंद हो गया था और हल्की सी धूप निकल गई थी। वे हाथी पर बैठे बैठे देख रहे थे कि एक औरत उनके कमरे में चारपाई निकाली और सामने के पेड़ के नीचे डाल दी। दूसरी ने लाकर दरी बिछा दी। शायद पिता थे। पड़ोस के कमरे से निकलकर वे चारपाई पर बैठे फिर लेट गए। उठकर उन्होंने खटिया पेड़ के नीचे से सरकाई फिर लेट गए। हवा चलने से पत्तियों से पानी टपकता होगा। बच्चों को दूर से हाथी दिखा, वे चिल्लाने लगे। पिता उठकर बैठ गए। उन्हें यह घोड़ी समझ में आ रहा था। हाथी पर उनका रघुवर प्रसाद बैठा है। सामने औरतें बच्चे इकट्ठे हो गए। वही घर है, उनके मुंह से निकला। कुछ उत्सव है क्या? नहीं, गांव से पिताजी आए हैं। उसे घर नहीं बताना था। पहले उतर जाते तो अच्छा था, तमाशा हो जाएगा। उन्हें झेप लग रही थी। हाथी से उतरते भी नहीं बनता। उतरते उतरते गिर पड़े तो